एवरीवन। सो देखिए, आज अपन वीडियो में अपने इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लास्ट 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। और आपके जो सेकंड पेपर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान था, आप उसका एक बार सिलेबस चेक करिए। ठीक है। तो सिलेबस के सारे टॉपिक अपन ने कवर कर दिए हैं। ये जो बुक जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया है, ये इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए बेस्ट बुक है। इससे बढ़िया मैटर अपन को किसी और बुक में नहीं मिला। और मैंने इसको बुक से इसलिए पढ़ा है ताकि आपके पास हिंदी में नोट्स बनाने के लिए सहायता भी हो जाएगी, दिक्कतें भी नहीं आएंगी। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आया हूँ, इस पूरे ब्लॉक में ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स और थोड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी है। ठीक है, थ्योरी है, इसमें इतने ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इतने ज़्यादा क्या कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं। तो आपको बस नोट्स बनाने हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक आपको तैयार करने हैं। और इस बुक में उसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो आप वीडियो को जैसे करते आए हैं उसको पॉज कर कर के अपने नोट्स बनाते जाइए, उनको तैयार करते जाइए। और इससे ज़्यादा इसमें कोई अपने को इकनॉमी ऑफ राजस्थान में और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बता रखा है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है। डिफरेंट फाइनेंस, वित्त, विभिन्न वित्त आयोग के बारे में, और एक गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे केंद्र राज्य की तरफ हस्तांतरण के 3 रूप बता रखे हैं। ठीक है। पहले होते हैं स्टैट्यूटरी ट्रांसफ़र, जिसको अपन वैधानिक ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अंदर केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा राज्य को दिए जाने वाले सहायता अनुदान ग्रांट्स जो होते हैं, उनके संबंध में 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की सिफारिशें पेश करती है। दूसरा होता है योजना हस्तांतरण, प्लान ट्रांसफ़र। तो ये क्या होता है, योजना आयोग विभिन्न राज्यों को योजना कार्यों के लिए वित्तीय साधन हस्तांतरित करती है। ठीक है। पिछले वर्षों में गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के अंतर्गत इस प्रकार से मतलब ये बताए गए। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति ने 1979 में निर्धारित किया। ठीक है। अन्य प्रकार के अदर डिस्क्रिशनरी या ऐच्छिक ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि अलग अलग योजनाओं से जुड़े होते हैं, कई सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बता रखी हैं, संख्या 147 से घटाकर 66 कर दी गई है। और राशि सीधे राज्यों को हस्तांतरित करने से उनकी योजना व्यय के लचीलेपन का लाभ मिलेगा। देखिए, दिक्कत एक ये भी आती है कि सेंटर और स्टेट में जो 2 पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती हैं, कई बार उनमें आपस में क्या होता है भाई, अपोजिशन पार्टी होती है। जो सेंटर में अपोजिशन में है, वो स्टेट में पावर में है। तो देखिए, पॉलिटिकल कई सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें बनती हैं। और थोड़ा सा सेंटर स्टेट में फाइनेंशियल रिलेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही फाइनेंस की होती है। सभी लड़ाइयों की जड़ फाइनेंस है। ठीक है ना। तो राज्य सरकारों पर योजना के संचालन की अधिक जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इनके अनुरूप काम करने के लिए उनके पास वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। राज्य सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से कम वो इसमें बताई गई है। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे और अपने को जानकारी दे रखी है कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए हैं। संविधान की 7वें अनुसूची संघीय सूची में, राज्य की सूची में जो कर हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं। यूनियन लिस्ट के देखिए 13 कर को देखिए। यूनियन लिस्ट होती है जिसके ऊपर अधिकार होता है किस जिसके ऊपर अधिकार होता है सेंटर का। ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर देखिए 13 चीज़ें कौन कौन सी हैं। कृषिगत आय, कस्टम सीमा शुल्क, तंबाकू उत्पादन, मानवीय उपयोग, अफीम, भारतीय भांग, बताओ, निगम कर, परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य, कृषिगत भूमि के अलावा जायदाद, उत्तराधिश, सेशन का शुल्क, रेल, समुद्र, वायु, स्टॉक एक्सचेंज, भविष्य के बाजारों में सौदों पर स्टाम्प शुल्क, विनिमय बिल, चेक, प्रोमिसरी नोट। ठीक है। अखबारों के विक्रय क्रय, अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के विक्रय क्रय, और वस्तुओं के खेप कंसाइनमेंट पर कर। फिर जो राज्य की ये सूची है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार हो रहा है, वो देखो ये बता रखा है, भू राजस्व। ठीक है। कृषिगत आय, कृषिगत भूमि के उत्तराधिकार पे शुल्क, कृषिगत भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि भवन कर, खनन अधिकार पर कर,
मानवीय उपयोग के लिए अलोकरण, ये जो भी है, ठीक है, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। तो केंद्र व राज्य को मिलाकर कुल 32 विभिन्न प्रकार के कर उपलब्ध हैं, जिनमें से केंद्र को 13, राज्य को 19 कर उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो ये देखो अन्य आवश्यक बातें बता रखी हैं यहाँ पे। कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केंद्र लगा सकता है, लेकिन जिनकी संपूर्ण आय राज्य में बांटनी होती है। जैसे कि ये देखिए इस वाले पैराग्राफ में, कृषिगत भूमि के अलावा जायदाद, रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा, टर्मिनल टैक्स, किराए व भाड़ों, स्टॉक बाजार। ये आयकर में प्राप्त राशि का आवश्यक रूप में भी विभाजन बता रखा है। इसके अलावा संघीय उत्पादन शुल्कों में हिस्सा देकर भी यहाँ पे विभाजन है। राज्यों को वैधानिक सहायता, अनुदान, सार्वजनिक प्रयोजन बता रखा है। प्रथम योजना की अवधि में योजना आयोग द्वारा किए गए हस्तांतरण का अंश 61.5% था, जो 7वीं योजना की अवधि में घटकर 40.3 पर आ गया। ये भी कहा जाता है वैधानिक हस्तांतरण, योजना हस्तांतरण व अन्य ऐच्छिक हस्तांतरण का 40:40:20, इन तीनों का ये रेशियो रहा है। केंद्र के पास साधनों का केंद्रीकरण हो गया है और राज्य के पास वित्तीय साधन अपर्याप्त हो गए हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए अब अपन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन उसका ही पक्ष लेंगे ऑब्वियसली। अगर ये ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ इंडिया होती तो हम उसका पक्ष लेते हैं। तो प्रथम वित्त आयोग ने राज्य की तरफ से 477 करोड़ के हस्तांतरण की व्यवस्था की थी, जबकि 11वें वित्त आयोग में अवधि में कितनी है, ये है 4,34,905 करोड़। 12वें में 7,55,751 करोड़। और 2010 के कितना हो गया, ये हो गया 17,06,676 करोड़ हस्तांतरण। फिर देखिए यहाँ पे कुछ तालिका बता रखी हैं। ये अलग अलग वित्त आयोग के हिसाब से बता रखी है। आयकर की वृद्धि प्राप्तियाँ, जनसंख्या, वितरण के आधार और पिछड़ेपन का तत्व। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको कॉमन सी देखने को मिल रही हैं। आयकर की वृद्धियाँ देखिए, जनसंख्या देखिए, वितरण के आधार और ये पिछड़ेपन के वो देखिए। फिर यहाँ पे संघीय उत्पादक शुल्कों में भी वितरण की अवस्था बता रखी है। अलग अलग वित्त आयोग के हिसाब से संघीय उत्पादक शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों का हिस्सा और वितरण के आधार यहाँ आपको बता रखा है। ठीक है। ये पूरी की पूरी टेबल इसके बारे में आपको जानकारी दे रही है। अलग अलग वित्त आयोग ने कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या चीज़ों में हिस्सा दिया, इस तालिका में यहाँ तक है जो तालिका इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर 11वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें देखी बता रखी हैं हमको। बोला रखा है आयोग ने संघीय कर व शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का 28% तथा इन्हीं की अतिरिक्त 1.5% की राशि उन राज्यों को देने की सिफारिश की जो चीनी, टेक्सटाइल व तंबाकू कर की बिक्री में वसूली करते हैं। फिर एक और दूसरी देखो आपको आयोग में वो दे रखी है, आयोग ने राज्यों में कितनी कर प्राप्ति शुद्ध करी उसकी तालिका बता रखा है कि भाई जो 11वें वित्त आयोग के केंद्र में कुल राजस्व का अंश सीमा लगा दी थी, राज्यों में वितरित किया जा सकता है। इसकी सीमा या जो कैप है केंद्र की राज्य प्राप्तियों की 37.5% है। पंचायतों के लिए प्रतिवर्ष अनुदान की राशि 1,600 करोड़ रुपए रही है। म्यूनिसिपैलिटियों के लिए 400 करोड़ रखी गई। ठीक है। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड भारत सरकार के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत सृजित किया गया, 500 करोड़ का अंशदान दिया गया। केंद्रीय राज्य राजस्व कर राजस्व के राशियों व आवंटन के बाद भी कुछ राज्यों की गैर योजना राजस्व खाते में घाटा रहने की संभावना, 35,359 करोड़। जिन राज्यों को फायदा मिला उनमें से 5 राज्य बोमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। बिहार, उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इनका 65% जाने का लाभ कारण है। तो पूरक रिपोर्ट 30/10/2000 की प्रमुख सिफारिशें बता रखी हैं। फिर आपको यहाँ पे बता रखा है राज्यों के संबंध को मॉनिटर करने लायक एक राजकोषीय सुधार का कार्यक्रम सुझाया गया।
ठीक है। आयोग ने 30 अगस्त 2000 को पेश की गई अपनी पूरक रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें इस प्रकार करी कि ये क्या होना चाहिए, इंसेंटिव फंड होना चाहिए और इसमें 15% अंश कोष की राशि ली जानी चाहिए, ठीक है, जिसका अनुमान लगाया गया 5303 करोड़। केंद्र भाग बी में अपना अंशदान भी उतना ही करे जितना यहाँ पे अभी सिफारिश राशि बता रखी थी। तो प्रेरणा कोष की कुल राशि हो गई 10,607 करोड़। इस कोष का संचालन एक मॉनिटरिंग एजेंसी को करना था जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक राज्य का अंश 1971 की जनगणना के भारत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भाग बी की राशि में किया गया। 12वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें बता रखी। सार्वजनिक वित्त के पुनर्गठन की योजना जो वर्ष 2009-10 तक केंद्र की राजस्व संयुक्त पर घरेलू उत्पाद पर अनुपात करके 17.6% हो गई। 2009 तक संयुक्त कर्ज लेकर घरेलू उत्पत्ति अनुपात कम से कम 75% घटाया गया। एक समयावधि में केंद्र द्वारा स्वयं कर्ज लेकर बाद में उनको राज्यों को देने की प्रणाली प्राप्त की गई। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का लक्ष्य केंद्र में प्रत्येक 3% पर निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये भी बता रखा राजस्व प्राप्ति के अनुपात में लगभग 28% भी आना चाहिए। राजस्व घाटे व सकल घरेलू उत्पत्ति के अनुपात दोनों ही 2008-9 तक शून्य हो जाने चाहिए। ये कुछ मुख्य बातें थी इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे तालिका दे रखी है। राज्य में करों के वितरण के आधार व भार दे रखे हैं आपको, जनसंख्या, ठीक है, आय, क्षेत्रफल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचकांक, कर प्रयास, राजकोषीय अनुशासन, ठीक है। तो इसमें तो एक डायरेक्ट बर्डन सापेक्ष भार दे रखा है, सापेक्ष भार, और 12वें वित्त आयोग 11वें वित्त आयोग में डिफरेंस बता रखा है। 13वें वित्त आयोग की भी सिफारिशें बता रखी है। ये आपसे ज़्यादा पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी आप इसमें से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसमें से भी पॉइंट्स बना सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है योजनाओं के तहत वित्तीय साधनों के हस्तांतरण का गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है, तो गाडगिल फॉर्मूला है क्या? इसके अंतर्गत केंद्र के योजना हस्तांतरणों में राजस्थान का अंश पता चलता है। वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किए गए हस्तांतरण वैधानिक हस्तांतरण स्टैट्यूटरी ट्रांसफर कहलाते हैं। जो योजना हस्तांतरण योजना आयोग द्वारा राज्यों को निर्धारित आधार पर प्रोजेक्ट के लिए किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सूत्र फॉर्मूला बता रखा है। ये प्रोफेसर D.R. गाडगिल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1969 में लागू किया गया था। इसके आधार पर चौथी व पांचवी योजनाओं में राज्य की तरफ योजना संबंधित हस्तांतरण किए गए। 1990 में संशोधित किया गया। 11 अक्टूबर 1990 में गाडगिल परिवर्तन में परिवर्तन भी रहा। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा आग्रह किए जाने पर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई और इसे गाडगिल फॉर्मूला की जांच का काम भी सौंपा गया। बाद में पैनल के सुझाव पर 2491 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विचार करके आम सहमति से जो फॉर्मूला स्वीकृत किया गया, उसमें जनसंख्या को 60% भार, प्रति व्यक्ति आय को 25%, ठीक है, जो भार है विचलन विधि में 20%, दूरी विधि में 5%, विफल प्रयास उसमें 7.5% और शेष 7.5%, ये बताया गया। ठीक है, यहाँ पे टैक्स एफर्ट या कर प्रयास का आपको अर्थ भी बता रखा है। राज्य की जो आय है इसे कर राजस्व का अनुपात देखा जाता है, या प्रति व्यक्ति कर राजस्व को प्रति व्यक्ति राय की आय में देखा जाता है। ये रिग्रेसिव होता है क्योंकि ये ऊंची आमदनी वाले राज्यों का ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है कि भाई इसमें कमी दूर करने के लिए 1990 में कर प्रयास की जगह राजकोषीय प्रबंध को लागू करने के सुझाव पेश किए गए। ठीक है, 1990 में परिवर्तन गाडगिल सूत्र के विशेष समस्याओं को 15% का भार दिया गया था, ताकि यदि कोई राज्य घाटे में रह जाते हैं तो उसे विशेष समस्या के लिए मदद हो सके। तो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में इतनी जानकारी है। अब लास्ट अपना टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन राजस्थान, लिबरलाइजेशन इन राजस्थान। ठीक है, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। तो आर्थिक सुधार आप समझते ही हैं, कहने का मतलब ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वित्तीय पॉलिसीज़ में बदलाव होते हैं, उनको सुधार पॉलिसीज़ भी कहा जाता है, आर्थिक सुधार कहा जाता है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि भाई उदारीकरण का मतलब है थोड़ा सा आप उनको उदार या फिर छूट दो,
लिबरल और फ्रीडम में डिफरेंस है। लिबरल कहता है कि तो आप उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा छूट दो, ठीक है, उदार बनो उनके साथ। फ्रीडम तो हम कंप्लीटली नहीं दे सकते, उनको नियम कानूनों से बांधे रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर हम उनको थोड़ा सा छूट दे के कुछ बेहतर कर पाए या उनकी वर्किंग को इम्प्रूव कर पाए तो कुछ बढ़िया ही होगा। तो जैसे आपको पता है, पूर्ण देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए 1991 में लिबरलाइजेशन हुई, जिसको अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए 1991 में प्रारंभ हुई। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें थी, है ना, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। अपन को राज्य स्तर पे देखना है कि आर्थिक सुधार की पहली बात ज़रूरत क्या है और क्या हुआ। तो बता रखा है, भारतीय का जो संघीय, भारत की जो संघीय अवस्था है, फेडरल सिस्टम है, केंद्र सब काम नहीं कर सकता है, राज्य सरकारों का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए केंद्र व राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों को सरकार अब भारत जैसे देश के लिए एक वास्तविकता बना चुकी है। इसलिए एक तरफ ये आवश्यकता है कि भाई केंद्र की आर्थिक नीति राज्यों को हितों में किसी भी प्रकार हानि ना पहुंचाए, दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि राज्य अपनी तरफ से भी केंद्र की आर्थिक नीतियों को सफल बनाने में संपूर्ण रूप से योगदान दे, ठीक है ना। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, बिना ऑटोनॉमी की या स्वायत्ता की कोई भी समर्थन नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए भविष्य में एक अंतर्राज्यीय परिषद का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार के विचार जाने जा सके, उनका उचित मार्गों पर पूर्ति की जा सके, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कर प्रणाली में सुधार करना चाहिए, और इस तरीके से क्या होना चाहिए कि भाई विरोक्ष जो विशेषताएं परोक्ष कर हैं उनमें ज़्यादा सुधार होना चाहिए, इनपुटों पर ना लग के अथवा लागतों पे वृद्धि ना हो, राज्यों के बीच होने वाले व्यापार में कोई रुकावट ना आए। ये कुछ सुझाव दे रखे हैं, ज़रूरत बता रखी है कि इम्पोर्टेंस क्यों है। आगे आने वाले वर्षों में राजस्व घाटा समाप्त करके बजट संतुलन स्थापित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए राज्य स्तर पर विद्युत के विकास हो, घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ बंद करना होगा, उद्योगों को शीघ्र स्वीकृतियाँ प्राप्त हो सके, बड़े शहरों व बड़े नगरों में स्थानीय प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना। तो ये कुछ ज़रूरत की बातें बता रखी थी। फिर भाई आर्थिक सुधार उदाहरण की नीतियाँ क्या हैं, तो देखिए अगर अपन इकोनॉमिक व्यू देखें इसका, तो यहाँ पे बता रखा है कि जून 1994 में यहाँ पे उदारीकरण का सिलसिला चालू हुआ, जब राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का घोषणा की। अगस्त 1994 में खनन नीति, अक्टूबर 1994 में मार्च नीति, जनवरी 1995 में ग्रेनाइट नीति, दिसंबर 1994 में नई सड़क नीति, दिसंबर 1995 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले के अवसर पर पर्यटन विकास कार्यक्रम। तो ये कुछ हमारी लिबरलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर बता रखा है कि मानवीय पक्ष को अधिक महत्व देने की यहाँ पे भूमिका निभाई गई। अल्पकाल व मध्यकाल के समाज व कमज़ोर वर्ग को सुधारों के प्रतिकूल कष्टदायक अभावों को बचाने को पूरा प्रयत्न किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के लिए नीतियाँ बता रखी हैं। पहले औद्योगिक नीति, ठीक है। औद्योगिक नीति में नए उद्योगों के लिए 15 से 20% पूंजीगत सब्सिडी तथा बिक्री कर में छूट की व्यवस्था दी गई। जून 1994 में नीति को बदलाया गया, ठीक है। जून 98 में भाजपा सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में भी संशोधन किए गए, और जून 2010 में कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति के बाद में भाजपा सरकार की नई निवेश प्रोत्साहन स्कीम में घोषित की। तो ये देखिए, जैसे कि राज्य में परिवर्तन आता रहता है, सरकार बदलती रहती है, वैसे ही नीतियों में भी परिवर्तन आता रहता है। तो व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद जो है, एक विशेष अध्ययन औद्योगिक नीति के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जो बता रखे हैं। पहली तो रणनीति संबंधी परिवर्तन, स्ट्रेटेजिक चेंजेस, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, है ना, इसमें लेटर ऑफ इंटेक हो गया, जो औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय है उसको क्या नाम है, भारत सरकार ने इस उद्यमों राज्यों में उद्योग करने के लिए स्वतंत्र किया।
तो ये रणनीति बनाएंगी, स्ट्रेटेजी बनाएंगी चेंजेस को ध्यान रखते हुए, ठीक है। फिर आता है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो क्या होती है बनावट को ही बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम का लिया गया, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करने को शामिल किया गया। फिर व्यवस्था या प्रक्रियाओं की प्रक्रिया सिस्टम्स में चेंज, दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन, एटीट्यूड में चेंज, ठीक है। बताया रहा है कि 1994 को नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत रणनीति संबंधित परिवर्तन को भरसक प्रयास किया गया, लेकिन इसमें संरचनात्मक ढांचात्मक परिवर्तनों का अभाव रहा। फिर दूसरी है खनिज नीति, जो कि 2015 की खनिज नीति बता रखी है। इसमें खनिज क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक खनन विधियों, मूल्यवर्धन के लिए खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने वाले खनन के निर्यात के बारे में बताया गया, बोल दिया गया। सरकार के पृथक से मार्बल व ग्रेनाइट की नीतियों को घोषणा की, ठीक है। प्लॉट का आकार 1 हेक्टेयर से बढ़ा के 2.5 हेक्टेयर तक किया गया। सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों को छांटा गया, ठीक है। राज्य में 5,000 करोड़ की लागत से 13 सीमेंट के बड़े कारखाने स्थापित किए गए। लिग्नाइट का खनन कार्य गिरल क्षेत्र में राजस्थान खनन विकास द्वारा प्रारंभ किया। बरसिंगसर, कपूरी, जालीपा लिग्नाइट में भंडारों का उपयोग करने के लिए तथा उन पर आधारित विद्युत गैस स्थापित करने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए गए। तो ये खनिज नीति के अंतर्गत बताया गया आपको। फिर देखिए सड़क विकास नीति, इसको दिसंबर 1994 में घोषित किया गया। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी बातें हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के निर्माण, चालू सड़कों का चौड़ा करना, गायब कड़ियों को जोड़ना, ठीक है। ये कहा गया कि भाई 8वीं व 9वीं पंचीकरण योजनाओं के सड़क निर्माण आगे बढ़ाया जाएगा। 9600 किलोमीटर के अथवा 15,000 किलोमीटर को लक्ष्य में रखा गया। सड़क निर्माण के लिए हुडको बैंकों द्वारा, इसमें देखिए सब में 111 लिखा है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सारे। सड़क निर्माण के लिए हुडको व बैंकों द्वारा संस्थागत वित्त की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। सड़क निर्माण कार्य पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वो किया। पुलों व मार्गों का निर्माण, बोर्ड सिस्टम, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, जो कि फाइनेंस स्कीम है उसके जरिए किया गया। फिर नेक्स्ट नीति बता रखी है ऊर्जा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की नीति, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य सरकार ने भूतकाल में ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करने की नीति अपनाई थी, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की विधि में ज़्यादा पारदर्शी है, ठीक है। विद्युत मंडल की 5 कंपनियां गठित हुई, ठीक है। 19 जून 2000 को कंपनी अधिनियम 1950, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर 5 कंपनियों को पंजीकरण किया गया। बिजली वितरण के लिए 3 कंपनियों क्रमशः जयपुर, अजमेर व जोधपुर में अपने क्षेत्रों का वितरण किया गया। तो ये कुछ बातें इसके अंदर बता रखी हैं। राज्य के विद्युत निगम 31 मार्च 2014 तक ऋण पर 72,724 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। योजना वितरण निगमों में 62,421 करोड़ का भी ऋण राज्य सरकार को रहा। राज्य में कर सुधार की प्रक्रिया है ना, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे कमर्शियल टैक्सेस के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं कि राजस्थान में सिंगल बिक्री कर लगाया जाता था, जबकि अन्य राज्यों में कई राज्यों में अतिरिक्त बिक्री लगाया। वर्ष 1995 में बिक्री कर में स्लैब में 14 से घटाकर 8 कर दिए गए। 1 अक्टूबर 1995 में नया राजस्थान बिक्री कर नियम लागू किया गया। 1 मई 1995 में वाणिज्य कर विभाग व परिवहन विभाग में सभी चेक पोस्ट समाप्त कर दिए गए, ठीक है, जिसमें मार्गों में होने वाली असुविधा काफ़ी सीमा तक कम हो गई। 1998 में परिवर्तित बजट में चुंगी प्राप्त समाप्त कर दी गई थी। 280 करोड़ की राजस्व हानि हुई। राज्य सरकार ने राज्य के भी बिक्री कर के स्थान पर मूल्यवर्धित कर 1 अप्रैल 2006 से लागू किया। इसके पहले लागू न करने के कारण पहले ही बता दिए थे। तो ये कुछ चेंजेस किए गए यहाँ पे कमर्शियल टैक्सेस में। फिर आया अपना जीएसटी 2017 से। तो राज्य सरकार ने कोशिश की कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी करवाने में, सफलता भी ली।
ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि भाई राजस्थान में ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए या लिबरलाइजेशन आई उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही, अचीवमेंट्स क्या क्या रही। तो यहाँ पे औद्योगिक विकास की नीति नए बता रखे, नए इसने हॉरिजॉन नए क्षितिज स्थापित किए। वर्तमान में राज्य टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में एक प्रमुख उत्पादक राज्य बन चुका है। ठीक है। रासायनिक इंजीनियर उद्योग भी विकास कर रहा है। तो राज्य में रेल मार्ग का मीटर गेज व ब्रॉड गेज में परिवर्तन जारी है। बता रखा है अगस्त 1991 में अक्टूबर 2000 तक के राजस्थान के उद्योगों की स्थापना के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय, है ना, में कई औद्योगिक उनको चेंज किया। कुल निवेश 1,26,517 करोड़ तक पहुंचा। ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि कई सारे निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए गए जयपुर में। ठीक है। नीमराणा, अलवर, बोरानाड़ा, जोधपुर, ये सब चीज़ें बता रखी हैं। फिर बता रखा है राज्य में लघु पैमाने के उद्योगों में निवेश बढ़ा है। 2015 से 4.54 लाख पंजीकृत लघु इकाइयों में निवेश 29,495 करोड़ रुपए का आका गया। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इनमें भी अंतर्गत विकास अब हुआ। 100% निर्यातमुख इकाइयों की संख्या 41 हो गई। राज्य के लिए किए जाने वाले निर्यातों की स्थिति बता रखी है 2013-14 में 591.5 करोड़ डॉलर हो गया। जयपुर के पास सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्घाटन 22 मार्च 1997 को हुआ। 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें रत्न जवाहरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोशाकें, गलीचे, इंजीनियरिंग, चमड़े का सामान सब इंक्लूड होता है। बता रखा है राज्य में सागनेर में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा एयर कार्गो में कॉम्प्लेक्स के साथ वर्ष 1979 में एक इनलैंड कंटेनर डिपो भी स्थापित किया गया। जो बॉन्डेड ट्रक हैं उनके लिए 25% तक सब्सिडी दी गई। तो ये इसके बारे में कुछ विशेष बातें यहाँ पे बता रखी है। फिर देखिए सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय सुधार हुआ। इसके लिए कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है, 47 करोड़ की जो संचयी घाटे में थी, अब मार्च 2013 में अंत तक बढ़ के उसका 1,650 तक पहुंच गया है। ठीक है। और इसकी परिदत पूंजी 220 करोड़ से अधिक हो गई है। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड 2012-13 के लिए जो पूर्व लाभ प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 420.4 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है। शुद्ध 411 करोड़। रिको में 106 करोड़, 200 करोड़। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन राफेड, इसमें भी सुधार हुआ। पर्यटन विकास लिमिटेड, ठीक है, 11 से 5 करोड़ का घाटा हुआ था, अब 2011-12 में 14.8 करोड़ का हुआ। और भी कुछ क्षेत्र है। ठीक है। घाटा कोई प्रगति का नहीं है, घाटा बता रहा है कि भाई अभी भी इसमें ज़रूरत है और सुधार की। तो यहाँ पे पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में बता रखा है। 1995 में चालू हुई रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, 17 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुई हेरिटेज ऑन व्हील्स। ठीक है। ये भी कुछ परिवर्तन रहे। येल विश्वविद्यालय में कार्यरत भारत के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कि राजस्थान ने आर्थिक सुधारों की प्रगति का कहा कि भाई राज्य ने 80 व 90 के दशकों में अपनी बीमार राज्यों की श्रेणी बदलने का प्रयास किया। जेंडर इनइक्वालिटी घटी, निर्धनता का अनुपात आधे से भी नीचे आ गया, है ना, जो लगातार सूखे की दशा थी, जो निवेश घट रही थी, उन सब में सुधार किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार राज्य ने श्रम सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। औद्योगिक विवाद कानून, फैक्ट्री कानून आदि व संशोधित किए। लघु व मध्यम उपक्रम नीति, खनिज नीति 2015, यहाँ पे भी इसने भी कई सारा फाइनेंस की मदद करी। ठीक है। यहाँ पे फिर राजस्थान के इकोनॉमिक और लिबरलाइजेशन में सक्सेस के कुछ और क्या दे रखे हैं, कुछ सजेशन दे रखे हैं, सुझाव। वो रखा राजस्व घाटे व राजकीय घाटियों को कम किया जाना चाहिए, है ना।
राज्य को कृषिगत विकास, पशुपालन, डेयरी विकास, इन सब के प्रबंध में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं बताता है आपको सुझाव है, तो सुझाव ये दे रहे हैं, आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों में भी घाटे में चल रही है, तो उनके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए घोषित नीतियों के संदर्भ में उद्योग, खनिज, सड़क, पर्यटन व विद्युत जैसे क्षेत्रों के लिए एक कोर प्लान तैयार होना चाहिए। पिछले वर्षों में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ग्रामीण विकास, इधर धनराशि ज़्यादा आवंटित नहीं हुआ था जो और ज़्यादा होना चाहिए। विकास नीति के संदर्भ में केंद्र राज्यों में परस्पर संबंधों में ज़्यादा बेहतर संबंध होने चाहिए, उनके बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ सजेशंस हैं, और यहाँ पे अपन ने सारे टॉपिक सेकंड पेपर के कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कि आप हर टॉपिक को एक एक बार दोबारा वीडियो देख लें, एक एक बार उस वीडियो को बीच बीच में रोक के अपने नोट्स देख लिए। यहाँ पे आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नोट्स को ध्यान में रखिए। यहाँ पे और कुछ समझने की और कोई कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर थ्योरी है, बहुत सारे आंकड़े हैं, आपको लिख लिख के नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है ख़त्म। अच्छे से इससे अपने नोट्स बनाइए, पूरी तैयारी करिए, सिलेबस के सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए, ओके, सो थैंक यू।